लोगों का सीक्रेट स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ लेके आने वाले थे। आप लोगों से बताया था कि हम एनसीईआरटी सीरीज़ लेके आएंगे। इस एनसीईआरटी सीरीज़ में क्या होगा, हम एनसीईआरटीज़ के मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, बट उनके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। ये नहीं कि हम पूरी बुक कंप्लीट करने बैठ जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को हम डील करेंगे। बाकी आपको हर चैप्टर्स को एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। और एनसीईआरटी को एटलीस्ट 3 टाइम्स तो रीड करें ही करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब रीडिंग करेंगे तो उतना प्रॉपर समझ नहीं आएगा, 10 to 15% मुश्किल ही। सेकेंड रीडिंग जब लेंगे तो 40 to 55% आपको समझ में आएगा। लेकिन जब थर्ड रीडिंग लेंगे तो 85% तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और थर्ड टाइम जब आप रीड कर लें तो आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाद में फिर रिपीट होगा। सिक्स में जो पढ़ेंगे वो सेवन्थ में थोड़ा रिपीट होगा, नाइन्थ में होगा, 11th में होगा। इस तरीके से रिपीट तो ज़रूर होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी न्यू वाली, जो कि बुक का नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। अब इसमें क्या है, देखिए, सबसे पहले हम सोलर सिस्टम को समझते हैं। देखिए, अब जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा, बट हम इसको नोट फॉर्म में बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। देखिए, सोलर सिस्टम में हम लोग जानते हैं सिस्टम का मतलब होता है कोई सेटअप, है ना। इस तरीके से सेट हो कि वो ऑटोमेटिकली वर्क करे। जैसे कि आप रिमोट देखते हैं कि वो रिमोट से अगर आप टीवी चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली, अगर आप पावर बटन ऑन करते हैं तो टीवी ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक है। और वन दबाते हैं तो वन पे पॉइंट चला जाता है, वन चैनल है। इस तरीके से सोलर का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है सन को रिफ़र करता है, ठीक है। तो सन को रिफ़र करने का मतलब है कि यहाँ पर जो है हेड जो है वो सन होगा। मतलब इस पूरे सिस्टम में कौन हेड होगा, सन। तो अगर सन हेड है तो इसके नीचे बिलो कौन काम करेंगे, ठीक है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। जैसे कि आप लोगों ने इस तरीके का सिस्टम देखा होगा, जैसे कि ये सन है और इसके अराउंड कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। मूव मतलब कि रिवॉल्व करते हैं। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हो, ठीक है, और वो किस वजह से, अपनी हीट की वजह से, ऑन हीट एंड लाइट। मतलब कि दोज ऑब्जेक्ट्स हु हैज़ ऑन हीट एंड लाइट, उसको हम कहते हैं स्टार। मतलब स्टार वो होता है जिसकी खुद की हीट और लाइट होती है, उसको हम स्टार कहते हैं। और सन जो है वो एक नियरेस्ट स्टार है। हम अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किसी और ऑब्जेक्टिव को एग्ज़ाम में कि नियरेस्ट स्टार कौन है, तो वो हमारा सन है, ठीक है। अब सन जो है एक फोर्स बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड करता है सभी ऑब्जेक्ट्स पे जो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी बाइंडिंग फोर्स की वजह से वो सभी ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा ये होता है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हैं, है ना, तो स्टार का तो पता लग गया। तो जो रात के अंधेरे में, मतलब कि नाइट स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं सेलेस्ट्रियल बॉडीज़, ठीक है। और यही सेलेस्ट्रियल बॉडीज़ का एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सन है, मून है, प्लैनेट्स है, ये सभी रात में ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं। दूसरी बात करें अगर हम, इसी में एक बात आता है कॉन्स्टेलेशन। देखिए, कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है कि आप कई स्टार्स को जोड़ के एक पैटर्न बना लेते हैं। जैसे कि इसको जोड़ के आपने एक पैटर्न बना लिया उल्टा सी, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेलेशन बन जाएगा। उसी तरीके से कॉन्स्टेलेशन में उर्सा मेजर और बिग बेयर, ये दो तरीके के कॉन्स्टेलेशन का एग्जाम्पल लिया गया, जिसमें उर्सा मेजर का ही पार्ट है कौन, सप्तऋषि। कभी आपने देखा होगा चम्मच बनते हुए आसमान में, किस किस जगह पे,
जिस जगह पे पोल स्टार होता है नॉर्थ साइड में, उसी के तरफ क्या बनता है हमारा सप्तऋषि। तो ये भी एक क्या है कॉन्स्टलेशन। अब नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाने के लिए जो स्टार का यूज़ किया गया है वो स्टार है हमारा पोल स्टार। ठीक है। अब आगे दूसरी बात आती है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज़, उनकी खुद की मतलब ऑन हीट और लाइट खुद की नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो सन से लेते हैं हीट और लाइट। जैसे कि अर्थ जो है वो उसका खुद का हीट और लाइट नहीं है, वो एमिट करता ही नहीं है, वो एब्जॉर्ब करता है किससे, सन से। और इसी हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करने के कारण इसको हम प्लैनेट बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो बॉडीज़ खुद से जो ऑब्जेक्ट्स खुद से हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, वो एब्जॉर्ब करती है, तो उस ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। ठीक है। अर्थ है, जैसे वेनस है, तो ऐसे करके हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, तो ऐसे करके हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले हमें बताया जाता है कि 9 प्लैनेट्स हैं। तो एक प्लैनेट्स का क्या हुआ, तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। देखिए, एक प्लैनेट जो था वो था हमारा प्लूटो। प्लूटो अगस्त 2006 में जब सभी साइंटिस्ट की टीम बैठी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि प्लूटो जो है वो तो है हमारे सोलर सिस्टम में, बट वो रिवॉल्व उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरीके से और प्लैनेट्स करते हैं। मींस अपने ऑर्बिट में या फिर अपने पाथ पे वो रिवॉल्व नहीं कर रहा। तो अगर अपने पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर रहा तो वो कैसे रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बट वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है कि जिस तरीके से दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व नहीं करते हैं। और ऐसे प्लैनेट्स को क्या नाम दे दिया गया, ऐसे प्लैनेट्स को नाम दे दिया गया डार्क प्लैनेट्स। तो इसलिए प्लूटो क्या प्लूटो कौन सा प्लैनेट्स हो गया, डार्क प्लैनेट्स हो गया। और इसको कब हटा दिया गया था, अगस्त 2006 में। तो ये 9th प्लैनेट नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, डार्क प्लैनेट। अब जो 8 प्लैनेट्स है वो कौन कौन से हैं, अब देखिए, जैसे अगर ये सन है तो इसके फर्स्ट जो है वो मरकरी, सेकंड आपका वेनस, थर्ड आपका अर्थ, फोर्थ आपका मार्स। फिर उसके बीच में कुछ बॉडीज़ हैं जिसको हम एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स बोलते हैं। फिर उसके बाद है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है आपका यूरेनस, और फिर है नेपच्यून। और सबसे जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी। और मरकरी पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और हीट और लाइट इस पर ज़्यादा एमिट होती है, मतलब एब्जॉर्व करता है ये प्लैनेट। अब अगर बात करें हम अर्थ की, तो अर्थ जो है वो थर्ड थर्ड प्लैनेट है किसके क्लोज, सन के क्लोज। और अर्थ जो है ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और लाइफ जो है सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, अर्थ में पॉसिबल है लाइफ। और इसी के बाद अगर हम बात करें तो 8 सोलर मतलब 8 जो प्लैनेट्स हैं वो एक पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, जो पाथ एक फिक्स है, और इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। इसलिए हम कहते हैं ना कि ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं सभी प्लैनेट्स। और ये जो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट या उसमें पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ये पाथ और ऑर्बिट के क्या होता है, फिक्स होता है और एलोंगेटेड होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और ये जो सन है ये हमसे कितने डिस्टेंस पे दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, किससे, हमारे अर्थ से। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्लैनेट्स के बारे में है। आगे अगर हम बात करें मून की, देखो अर्थ जो है, अर्थ का एक ओनली वन सैटेलाइट है हमारे पास, अर्थ का वन एंड ओनली सैटेलाइट कौन सा है, मून। और ये जो मून है ये ओनली वन सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। और इस सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। क्योंकि सैटेलाइट्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल एक ह्यूमन मेड।
ह्यूमन मेड सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स में कौन आ जाता है? मून। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स में कौन आ जाता है? जिसको हम इंसान बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इनसेट है, आईआरएस है और एडूसेट है। ये इंडिया की सैटेलाइट्स हैं जिसको सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अगर आपको ये देखना है कि मून के अराउंड जो है क्या पानी है, तो उसके लिए हमें वहाँ सैटेलाइट भेजना पड़ेगा, कुछ इंफॉर्मेशंस लेनी पड़ेगी। तो उसको गैदर करने के लिए यहाँ पर हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भेजते हैं। अर्थ, जिस तरीके से अर्थ जो है वो इस पे दो तरीके से रिवॉल्व करती है, एक एक्सिस पे करती है और दूसरा अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है इस तरीके से, और दूसरा रिवॉल्व भी करती है। तो एक तो है रोटेशन जो अपने एक्सिस पे करती है, और एक है रेवोल्यूशन जो एलिप्टिकल ऑर्बिट के उस पे अलोंग करती है सन के अराउंड। अब मून पे सबसे पहले कौन पर्सन गया हुआ था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया हुआ था 21 जुलाई 1969 को। लेकिन अगर इंडियन साइंटिस्ट की देखी जाए बात, तो इंडियन साइंटिस्ट में अभी तक गूगल भी सही से नहीं बता पाया। बाकी आप देखना, इंडियन साइंटिस्ट में अभी तक तो कोई नहीं गया है। बाकी स्पेस में गया हुआ है राकेश शर्मा गए हुए थे, ठीक है। बाकी आप इस फर्स्ट जो पर्सन है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सैटेलाइट्स के बारे में बात हो गई हमारी। अगर हम बात करें एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स की बात में, तो एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स में ये बात याद रखिएगा आप, जो एस्टेरॉइड्स है वो टीनी बॉडीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे बॉडीज़ हैं। लेकिन मेटेरॉइड जो है वो रॉक है, स्मॉल रॉक्स, ठीक है। तो मेटेरॉइड्स ही जब अर्थ में आते हैं तो ये फ्रिक्शन के कारण एटमॉस्फेयर की लेयर से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ तो बर्न हो जाते हैं प्रॉपरली, और जो नीचे गिरते हैं वो होल कर देते हैं अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर से आने पे वजह से फ्रिक्शन बन जाता है, और जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से उसे खींचती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो पार्ट है किसका? मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? देखिए, मिल्की वे गैलेक्सी क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का, और इस तरीके की मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। अब मिल्की वे गैलेक्सीज़ क्या होता है? क्लस्टर ऑफ स्टार, बहुत सारे क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें होते हैं, कई स्टार्स, और सब स्टार्स के पास अपना प्लैनेट्स होगा। और ये मिलियन गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। और यूनिवर्स आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा, कि उसके अंदर मिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज़ हैं, और उसके अंदर कितने सिस्टम होंगे जैसे हमारा सोलर सिस्टम है। तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और रिसर्च रोज़ चलता रहता है, इन फ्यूचर भी चलता रहेगा, और हम हमेशा क्यूरियस रहेंगे किसके समझने के लिए? स्पेस को समझने के लिए, यूनिवर्स को समझने के लिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भी हम ज्योग्राफी पे ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया एंड धन्यवाद।